Hello students, I am Dr. Aarti Gupta, Professor of Chemistry, गवर्नमेंट डॉक्टर W पाटंकर गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग। मैं आज आपको बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंतर्गत होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन पढ़ाऊंगी। होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन पढ़ने से पहले हम हाइड्रोजनेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। संक्रमण धातुओं द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रियाएं अनेकों प्रमुख औद्योगिक विधियों का आधार है, जिनमें से एक प्रमुख है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्किल से एल्केन तथा साथ ही साथ कार्बन कार्बन द्विबंध को कार्बन कार्बन एकल बंध में बदलने की यह सामान्य विधि है, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया में समांगी उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। समांगी उत्प्रेरक अर्थात क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस। समांगी उत्प्रेरक के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, उत्प्रेरक को स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों द्वारा पहचाना जा सकता है, और दूसरा, प्रत्येक धातु केंद्र उत्प्रेरकीय सक्रिय केंद्र होता है। हाइड्रोजनेशन दो प्रकार का होता है, हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन और सेकंड है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन क्या होता है इसके बारे में भी जान लेंगे। तो फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन। यह पुरानी विधि है जिसमें उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्वों जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की सूक्ष्म मात्रा को लिया जाता है। इस विधि में असंतृप्त उत्पाद के विलयन की हाइड्रोजन व उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराते हैं। उत्प्रेरक हमने तीन ऊपर लिखे हुए हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल, ये हमारे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यह क्रिया कम दाब पर संपन्न होती है तथा तीव्रता से होती है। अभिक्रिया पूर्ण होने पर संतृप्त उत्पाद के विलयन को छानकर इसे अविलेय उत्प्रेरक से अलग कर लिया जाता है। क्रिया में आपको दिख रहा है असंतृप्त उत्पाद का विलयन हाइड्रोजन के साथ कम दाब पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, और क्रिया के बाद हमको संतृप्त उत्पाद और पुनः उत्प्रेरक वापस मिल जाता है। सेकंड वन इज होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। यह नई विधि है। इसमें उत्प्रेरक संक्रमण तत्व के कार्बनिक संकीर्ण होते हैं। इस समांगी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्कीन को एल्केन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विल्किंसन कैटालिस्ट की उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है। अब ये विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है? विल्किंसन कैटालिस्ट है RHCl PPS3 थ्राइस। ये हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट है। PPS3 का फॉर्मूला होता है ट्राइफिनिल फॉस्फेन। इस कैटालिस्ट में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ से आते हैं? पहले जो 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं ये हमने लिए हुए हैं रोडियम से। रोडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d7 5s2। अब हमने इसके नीचे लिखा है रोडियम +1 स्टेट में है। +1 स्टेट का कैलकुलेशन हमने यहाँ किया हुआ है। क्लोराइड जो है ये हमारा नेगेटिव लिगेंड होता है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और PPS3 जो है ये हमारा उदासीन लिगेंड है, इसलिए हमने वहां 0 लिखा है। तो कैलकुलेशन में हमारी रोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 आ गई है। तो इस तरह से हमारे 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारे हो गए ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो विल्किंसन कैटालिस्ट में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के पहले आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी, एल्केन में डबल बॉन्ड है। ये किस तरह से विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा एल्केन में और एकल बंध में परिवर्तित हो रहा है, ये क्रिया विधि में आपको पूरा दिख रहा होगा। एल जो है ये हमारा PPS3 है जिसका नाम है ट्राइफिनिल फॉस्फेन। इसकी क्रिया विधि को हम आगे समझाएंगे।
अब इसकी क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले जो हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है RHCl थ्राइस, ये हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। विल्किंसन कैटालिस्ट में आपने देखा था 16 इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करा था, लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के द्वारा ये 16 इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं और हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से +3 हो जाती है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का अधिक होना, मतलब +1 से +3 होना। अब हमारे सेकंड स्टेज में हमारा जो है, अब ये हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड रोडियम जो है, इसमें से हमारा एक लिगेंड निकल जाता है, अर्थात PPS3 निकल जाता है और हमारा पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तीसरे स्टेप में हमारा जो एल्कीन है, जो डबल बॉन्ड रहता है, वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड रोडियम से जुड़कर, और किस स्थान पे जुड़ता है ये, RH और कैपिटल H के बीच जो बॉन्ड है वहां जाके हमारा एल्कीन अणु जुड़ता है। चौथे स्टेप में हमारा जो है RH3 जो है, ये एल्केन व्युत्पन्न रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एल्केन बनाता है। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, इसमें हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी, जबकि रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, मतलब +3 से +1 होती है, और यह हमारा जो रोडियम है वो ट्राई कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ट्राई कोऑर्डिनेटेड रोडियम जो है +1 स्टेट में था, इसमें हमारा PPS3 फिर से जुड़ता है और इसके PPS3 के जुड़ने से हमको पुनः हमारा जो है विल्किंसन कैटालिस्ट पुराने रूप में वापस मिल जाता है। इस क्रियाविधि में विल्किंसन कैटालिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह आसानी से अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बदल लेता है, और दूसरी इसकी ये भूमिका है कि यह आसानी से अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 से +3 में और +3 से +1 में आसानी से बदल देता है। तो यह पूरी क्रियाविधि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।